नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको। और आज इस यूनिट का पार्ट 1 है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस ऑफ सोशल वेलफेयर के बारे में। इसके बाद वाले जो लेक्चर्स आएंगे पार्ट 2, 3, 4 एंड 5, उसमें हम जो वेलफेयर पॉलिसीज हैं जिसे हमें पढ़ना है, जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, एडुकेशन से रिलेटेड है, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा सेमेस्टर 4 का सिलेबस, जो कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चों को पढ़ना है। कोर 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसमें हम लोग 5th यूनिट आज शुरू करने वाले हैं। हम लोग ये टॉपिक कर रहे हैं कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस ऑफ सोशल वेलफेयर। और दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ और नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल @पढ़ो तो ऐसे से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ हम हिस्ट्री ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से सामाजिक कल्याण का जो अवधारणा है, जो सोशल वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है, वह समाज में आया। तो दोस्तों, अगर हम पीछे जाकर मानव इतिहास में देखें तो पूरा का पूरा मानव इतिहास गरीबी, पीड़ा, दुख और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन से ग्रसित रहा है। लेकिन इस समय की समस्याएं इतनी जटिल नहीं थी। इस समय की समस्याओं का निपटारा जो हमारे ओल्डर ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, जैसे कि फैमिली, नेबरहुड, चर्च और लोकल कम्युनिटी, कर दिया करती थी। लेकिन 18th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया समाज में। 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, अर्थात औद्योगिक क्रांति हुई। और औद्योगिक क्रांति ने इंडस्ट्रियल सोसाइटी को जन्म दिया। इंडस्ट्रियल सोसाइटी की जो समस्याएं थीं वह काफी कॉम्प्लेक्स थीं। उनकी सोशल प्रॉब्लम्स ऐसी थीं जो कि अब ओल्डर ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस के लिए काफी मुश्किल प्रतीत हो रही थी उनको सॉल्व करना। अब फैमिली, नेबरहुड, चर्च और लोकल कम्युनिटी इतना कैपेबल नहीं दिखाई दे रही थी कि वह इंडस्ट्रियल सोसाइटी से उत्पन्न हुए सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। इसीलिए समाज को अब जरूरत पड़ी एक ब्रॉडर सिस्टम अपनाने की, जो कि सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कराए पूरे के पूरे समाज को। और उस समय जो सरकार थी, जो स्टेट हुआ करता था, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, जिम्मेदारी ली कि हम लोगों की भलाई करेंगे। और यहीं से सोशल वेलफेयर के अवधारणा का उद्भव होता है। तो दोस्तों, अगर हम इसको कहें तो हम कह सकते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मुझे उम्मीद है आपको इसका हिस्ट्री समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सोशल वेलफेयर का अवधारणा हमारे समाज में आया। और दोस्तों, इन दिस लेक्चर we will primarily discuss the concept of social welfare and its role in protecting the weaker section in India। तो चलिए अब सोशल वेलफेयर के डेफिनेशन और मीनिंग को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम सोशल वेलफेयर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम सोशल वेलफेयर की बात करें तो सोशल वेलफेयर जनरली राज्य के द्वारा मुहैया कराई गई सेवा है, जिसका एक ही मकसद होता है अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना इकोनॉमिक रिस्क से और जो इनसिक्योरिटीज हैं लाइफ में उनसे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोशल वेलफेयर इज द रिएक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया है। और जब सोशल वेलफेयर का अवधारणा समाज में आया, उसके कई दशकों के बाद समाज में आम सहमति बन गई, जनरल कंसेंसस बन गया कि राज्य की जिम्मेदारी बनती है, जितने भी समाज में लोग हैं जो अपनी सुरक्षा खुद से नहीं कर पाते, किसी भी कारण जो अपनी सुरक्षा खुद से नहीं कर पाते, जो कैपेबल नहीं है, उनको सुरक्षित रखना राज्य की जिम्मेदारी है। और इसीलिए आप देख सकते हैं दोस्तों कि सोशल वेलफेयर के कॉन्सेप्ट में राज्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सोशल वेलफेयर के जितने भी सर्विसेज होते हैं, सब के सब स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, अर्थात
राज्य के द्वारा चलाए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों हम आगे बात करें तो सोशल वेलफेयर हमारी ज़रूरत ही नहीं बल्कि हमारा अधिकार भी है। अधिकार इसलिए है क्योंकि ये सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स कैसे चलाए जाते हैं, तो ये पब्लिक मनी के द्वारा चलाए जाते हैं। अगर इसमें जनता का पैसा लगा है तो यह सरकार का दायित्व बनता है कि जनता को वह सुरक्षित रखे, और अगर कोई भी नागरिक समाज का विषम परिस्थितियों में घिरा हुआ है तो उसकी मदद करे और उसको सुरक्षा प्रदान करे। इसीलिए सोशल वेलफेयर हमारा अधिकार भी है। आगे अगर हम बात करें तो दोस्तों मॉडर्न टाइम्स में सोशल वेलफेयर और भी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बन चुका है, और सोशल वेलफेयर के जरिए जो सरकार है वह बहुत सारे पब्लिक प्रोविजंस को लाई है। जैसे में पब्लिक प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। अब सरकार लोगों को शिक्षा भी देती है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज भी देती है, हाउसिंग फैसिलिटीज देती है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी देती है सोशल वेलफेयर के माध्यम से। जो कि हमें आगे पढ़ना है, एजुकेशन में आएगा राइट टू एजुकेशन, हेल्थ में आएगा नेशनल हेल्थ मिशन, हाउसिंग तो नहीं है हमारे पास, फूड सिक्योरिटी पढ़ना है, और एम्प्लॉयमेंट में आएगा मनरेगा। ठीक है, तो ये हम आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में वन बाय वन डील करेंगे। हम सोशल वेलफेयर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। हम यहाँ सोशल वेलफेयर को और भी थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला बात हमें ये ध्यान रखना है कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वह गवर्नमेंट के द्वारा आमतौर पर चलाई जाती हैं। यही कारण है कि दे आर फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड एंड दे आर रन बाय द इंस्टीट्यूशंस। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी सोशल वेलफेयर स्कीम को रन कराया जा रहा है तो उसमें एक इंस्टीट्यूशन और एक ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका है। तो यही सारा चीज इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ कुछ कोटेशंस हैं जो कि आप अपने एग्जामिनेशन में लिख के अपने आंसर को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो सोशल वेलफेयर रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड प्रोविजंस एंड सर्विसेज फॉर सोसाइटी टू डील विद द सोशल प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइज्ड प्रोविजन और सर्विसेज इसलिए है बिकॉज ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन ये जो ऊपर में डेफिनेशन मैंने बताया ये बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है, इसीलिए हम प्रिसाइजली सोशल वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ यहाँ पे राइटर्स हैं उन लोगों के जो डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस को देखने का प्रयास करेंगे और सोशल वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहला है वाल्टर ए फ्राइडलैंडर। तो ये बोलते हैं कि सोशल वेलफेयर इज अ ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशंस designed to aid individuals and groups to attain satisfying standard of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with needs of their families and community। तो जो मैंने बताया वही चीज को थोड़ा एक्सपैंड करके यहाँ पे समझाया हुआ है, आप इस चीज को देख सकते हैं। दूसरा जो आपका कोटेशन है, जो डेफिनेशन है, वह दिया गया है रिचर्ड टुटमस के द्वारा। तो ये कहते हैं सोशल वेलफेयर इज द कलेक्टिव इंटरवेंशंस टू मीट द सर्टेन नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। सोशल वेलफेयर क्या है, तो वह एक कलेक्टिव इंटरवेंशन है ताकि जो व्यक्ति की जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए, और जो हित है समाज को, उस समाज के हित को पूरा किया जाए। तो दोस्तों यहाँ दो और कोटेशन है जिसको हम लोग समझने और देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला कोटेशन दिया हुआ है हैरोल्ड वेलेंस्की के द्वारा और चार्ल्स लेबुको के द्वारा। यहाँ पहले कुछ टर्म्स को समझते हैं, फिर उसके बाद इस मैं डेफिनेशन को आपके लिए पढ़ दूंगा। तो सबसे पहला ये दोनों बोलते हैं कि जो आपका सोशल वेलफेयर स्कीम है वह समाज के पूरे पॉपुलेशन के लिए चलना चाहिए, या तो फिर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए चलना चाहिए जिसको इसका जरूरत है। तो यही चीज लिखा हुआ है फॉर सम पार्ट्स और ऑफ ऑल अ पॉपुलेशन। यहाँ दो और टर्म्स हैं, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड। तो सोशल वेलफेयर फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इसलिए है क्योंकि यह सरकार के द्वारा रन कराया जाता है, और सोशली स्पॉन्सर्ड इसलिए है क्योंकि इसको समाज के द्वारा सहमति मिल चुकी है।
तो अब हम इस चीज को समझते हैं। तो ये दोनों डिफाइन करते हैं सोशल वेलफेयर एज दोज फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड एंड सोशली स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड प्रोग्राम्स which function to maintain or improve the economic conditions, health or interpersonal competence of some parts or all of a population। उसके बाद एक और यहाँ पे कोटेशन दिया हुआ है, एक और डेफिनेशन है जो कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के द्वारा दिया गया है। ये बोलता है कि जो सोशल वेलफेयर है यह लॉ का सिस्टम है और इंस्टीट्यूशंस का एक सिस्टम है जिसके द्वारा जो सरकार है वह कोशिश करती है कि वह नागरिकों के इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर को प्रोटेक्ट करे और उसको प्रमोट करे। तो आप इसको भी पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया बस उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे कंक्लूड किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को लिखा हुआ है। वही लिखा हुआ है, सोशल वेलफेयर इन ब्रॉड सेंस encompasses द well-being and interest of large number of people including their physical, mental, emotional, spiritual and economic needs। In other words, social welfare includes the basic institutions and processes related to facing and solving social problems, those problems which affect large number of population and which require some kind of concerted group effort to resolve। The purpose of welfare to assist individual in need। The ultimate goal is lift the welfare recipient out of adverse situation and make them self sufficient। तो आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं जब आप कॉन्सेप्ट को लिखेंगे अपने आंसर्स में। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल वेलफेयर जो कि एंड्रो हेवुड ने दिया है। तो दोस्तों इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अप्रोचेस ऑफ सोशल वेलफेयर। तो मैं चाहूंगा कि आप इस स्लाइड को एक बार खुद से पढ़ लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। तो हम लोग आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अप्रोचेस ऑफ सोशल वेलफेयर। तो यहाँ आप दो थिंकर्स के नाम देख सकते हैं, वेलेंस्की और लेबुको, जिनके बारे में हमने कुछ स्लाइड पहले पढ़ा था। तो इन दोनों थिंकर्स ने दो अप्रोचेस दिए हैं सोशल वेलफेयर के। सबसे पहला है रेसिड्यूअल अप्रोच, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। रेसिड्यूअल अप्रोच जो है वह रिएक्टिव है नेचर में और वहीं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वह क्यूरेटिव है नेचर में। जब इन दोनों अप्रोचेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि रेसिड्यूअल अप्रोच रिएक्टिव है नेचर में और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्यूरेटिव है नेचर में। तो दोस्तों ये दोनों ही अप्रोचेस यह एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं कि हमें किस सिचुएशन में, किस परिस्थितियों में सामाजिक कल्याण करना चाहिए, सोशल वेलफेयर करना चाहिए। तो इसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला अप्रोच है रेसिड्यूअल अप्रोच। रेसिड्यूअल अप्रोच का मानना है किसी भी व्यक्ति को आम परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में सोशल वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराना चाहिए। उसे सोशल वेलफेयर सर्विसेज एडवर्स कंडीशन में अर्थात विषम परिस्थितियों में प्रोवाइड कराना चाहिए। ये ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि इस अप्रोच का मानना है कि हमारे समाज में दो नेचुरल चैनल्स होते हैं जो कि व्यक्तियों के जरूरतों को पूरा करते हैं और जब तक ये दोनों नेचुरल चैनल्स सही से काम कर रहे हैं तब तक हमें किसी भी व्यक्ति को सोशल वेलफेयर सर्विसेज देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये दो नेचुरल चैनल्स हैं, फैमिली एंड मार्केट इकोनॉमी अर्थात परिवार और बाजार अर्थव्यवस्था। लेकिन दोस्तों ऐसा कई बार परिस्थिति बन जाती है कि ये दोनों में से कोई भी चैनल अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता या कभी कभी दोनों ही कार्य नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति के
पूरा का पूरा जो परिवार है उसका मौत हो गया। मान लीजिए एक बच्चा है 10 साल का, उसका पूरा का पूरा जो परिवार है वह एक एक्सीडेंट में मारा गया। तो अब उसके पास परिवार नहीं है, अर्थात उसके पास नेचुरल चैनल नहीं है जो कि उसके ज़रूरतों को पूरा करे। तो इस परिस्थिति में दोस्तों उसे सोशल वेलफेयर सर्विसेज देनी चाहिए और उसे क्या करना चाहिए, तो ऑर्फनेज में उसे रखना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये रिएक्टिव इन नेचर क्यों है। रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि ये सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है। अगर सिचुएशन अच्छा है तो फिर वेलफेयर सर्विसेज मत दो, छोड़ दो। अगर सिचुएशन खराब है, अगर परिस्थितियां अच्छी नहीं है, तो फिर ये रिएक्ट करेगा और ये कहेगा कि व्यक्ति को सोशल वेलफेयर सर्विसेज मिलनी चाहिए। और भी कंडीशन हो सकता है, जैसे डिप्रेशन हो इकोनॉमी में, तो उस समय बाजार अर्थव्यवस्था है वह ध्वस्त हो जाएगी, व्यक्ति के पास कार्य नहीं होगा। तो कार्य नहीं होगा तो उस टाइम में क्या किया जा सकता है, सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। या मान लीजिए वह बहुत बूढ़ा हो गया, वह काम नहीं कर सकता बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों में, तो उस टाइम पर उसको क्या मिल सकता है, ओल्ड एज पेंशन मिल सकता है। या तो फिर वो बीमार है, वह काम नहीं कर सकता, तो इस परिस्थिति में भी उसको पेंशन या फिर बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कई सारे सिचुएशंस हैं जिसमें जो दो नेचुरल चैनल्स हैं जो कि आम तौर पर व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करते हैं वह ध्वस्त हो जाते हैं, परिवार और मार्केट इकोनॉमी। और उस सिचुएशन में हमें सोशल वेलफेयर सुविधाओं को मुहैया कराने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा कहना है रेसिडुअल अप्रोच का। साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहता है कि जैसे ही आपकी विषम परिस्थितियां समाप्त हो जाए, वैसे ही हमें सोशल वेलफेयर सर्विसेज को विड्रॉ करना चाहिए। अर्थात जैसे ही क्राइसिस समाप्त हो जाए उस समय हमें सर्विसेज को वापस ले लेना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि रेसिडुअल अप्रोच बात करता है कि आप प्रोवाइड कीजिए सोशल वेलफेयर सर्विसेज, बट in the situation of crisis social welfare should be given। ठीक है ना, क्राइसिस के सिचुएशन में ही सोशल वेलफेयर देना चाहिए। तो ये सबसे पहला अप्रोच है। जो दूसरा अप्रोच है वह है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जो कि जस्ट अपोजिट है रेसिडुअल अप्रोच का। रेसिडुअल अप्रोच कहता था कि जब सिचुएशन ऑफ क्राइसिस हो उस समय आप क्या करें, सोशल वेलफेयर सर्विसेज को प्रोवाइड करें नागरिकों को। लेकिन इसका ये मानना है कि सोशल वेलफेयर सर्विसेज नॉर्मल है और हमेशा ही प्रोवाइड कराने चाहिए हमें नागरिकों को। ऐसा इसलिए क्योंकि आज का जो समाज है वह आधुनिक और औद्योगिक समाज है, अर्थात मॉडर्न और इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है। आज का जो सोसाइटी है इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, अर्थात बहुत सारी जटिलता है, जिसके कारण हर एक व्यक्ति के पास इतनी सुविधा नहीं है कि वह अपने लिए सब कुछ मुहैया करा सके। साथ ही साथ उसके परिवार में भी इतनी काबिलियत नहीं है कि वह व्यक्ति को सब कुछ प्रोवाइड करा सके। और स्पेशली अगर वह व्यक्ति वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है तब तो भैया उसके पास और भी कैपेबिलिटी नहीं है और उसके फैमिली के पास और भी कम कैपेबिलिटी है। इसीलिए दोस्तों ये जो अप्रोच है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, ये रिजेक्ट करता है नोशन ऑफ सोशल वेलफेयर इज प्राइमरी अ क्राइसिस सर्विस। ये चीज को ये नहीं मानता। Hence, it sees social welfare services as normal and first line function of a complex and interdependent society. In other words, the institutional approach views the social welfare as a necessary ongoing function of a complex and industrial society। इसका मानना है कि अगर हम रेगुलर सोशल वेलफेयर सर्विसेज अगर प्रोवाइड कराएंगे इन टर्म्स ऑफ एडुकेशन, हेल्थ केयर, तो इससे क्या होगा, जो इंडिविजुअल्स हैं वह अपने काबिलियत को बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे और जो समाज में रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूज कर पाएंगे। और जब ऐसा होगा तो समाज का डेवलपमेंट होगा
और जो बर्डन है सोसाइटी पे वो बर्डन कम होगा। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का मानना है कि जो सोशल वेलफेयर सर्विसेज है वह हमेशा ही मुहैया करानी चाहिए व्यक्तियों को। तो मुझे उम्मीद है आपको दोनों अप्रोचेस समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यहाँ मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगा। जब बच्चे अप्रोचेस को पढ़ लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो रेसिडुअल अप्रोच है वह बहुत खराब और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बेहतर अप्रोच है, लेकिन ऐसा नहीं है। बोथ अप्रोचेस आर यूजफुल अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। अगर आप एग्जाम्पल लो तो एग्जाम्पल ऑफ ऑर्फनेज, अगर सरकार ऑर्फनेज बनाकर सोशल वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड करा रही है तो यह रेसिडुअल अप्रोच से ही प्रोवाइड कराया जाएगा। जब सिचुएशन होगा तब ही ऑर्फनेज में आप किसी को सोशल वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, जब उसकी फैमिली उसे छोड़कर चली जाए, उसकी मृत्यु हो जाए या तो फिर वो अनाथ हो। अगर आप एक आम बच्चे को जाकर बोलेंगे जो परिवार के साथ रह रहा है कि भैया हो सकता है तुम्हारा फ्यूचर में परिवार ना रहे, तुम मेरे साथ ऑर्फनेज में चलो, तो ये कोई बात थोड़ी ना होगा। तो दोस्तों इस स्थान पर आप देखें तो आप रेसिडुअल अप्रोच का ही प्रयोग करेंगे, ना कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का। दूसरा देखें तो एग्जाम्पल ऑफ एडुकेशन, मान लो कोई अनस्किल्ड हो गया, 21 ईयर एज का है, वह अनस्किल्ड है, वह बाजार अर्थव्यवस्था में जा रहा है, मार्केट इकोनॉमी में जा रहा है और अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा है, लेकिन उसको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया। तब आप बोलोगे कि अब आपके साथ क्राइसिस का सिचुएशन है, अब आपको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपको विद्वान बनाएंगे और आपको नौकरी दिला देंगे। तो ये फिर से बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। इसको आप क्राइसिस के सिचुएशन में डील नहीं कर सकते। जो एडुकेशन है वह रेगुलर ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसे आपको बचपन से प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों इस सोशल वेलफेयर सर्विस को आपको रेगुलर देना पड़ेगा, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी देना पड़ेगा। और आप सिचुएशन ऑफ क्राइसिस में अगर इस चीज़ को मुहैया कराएंगे तो इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो ऐसे बहुत सारे सोशल वेलफेयर सर्विसेज के एग्जाम्पल हैं जो कि रेसिडुअल अप्रोचेस से किए जा सकते हैं या कुछ इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस से किए जा सकते हैं। इसीलिए दोनों ही अप्रोचेस यूजफुल है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो मैं यहीं पे इस लेक्चर को समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं आपके सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके पढ़ाता हूं। आपके जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में उसको फॉलो करके पढ़ाता हूं। तो आपके लिए इतना ही जानना जरूरी था, इससे ज़्यादा आपको एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा जाएगा और आप इतने इंफॉर्मेशन से आराम से अपने आंसर्स को फ्रेम कर पाएंगे। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने भी सोशल वेलफेयर पॉलिसीज हैं हमारे हिंदुस्तान में लाई गई हैं, विच आर रिलेटेड टू एडुकेशन, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसका रिवॉर्ड सब्सक्राइब के रूप में ज़रूर देंगे। धन्यवाद।